हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मार्केटिंग मिक्स एंड स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग है। अगर कोई भी सजेशन हो चैनल से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर ये अच्छा लगता है आपको कि वीडियो समझ में आती हैं, आपको टॉपिक क्लियर हो जाते हैं पढ़ने के बाद, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और स्पीड अगर स्लो लगती है तो सेटिंग में जाके 1.25x या 1.5x पे आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाएगी। तो आज जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, और समझेंगे 4C's का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग और हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मार्केटिंग मिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले 1964 में नील एच बॉर्डन के एक आर्टिकल के थ्रू जो है एग्जिस्टेंस में आया। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 1964 में नील एच बॉर्डन जी ने, जिसका नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे पहली बार ये जो है लोगों ने इसको जाना, और उसके बाद पॉपुलरली जो है इसको सब जानते हैं 4P's के नाम से, 4P's ऑफ मार्केटिंग, जो कि है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जैसे कि चारों जो चीज़ें हैं इनका नाम पी से शुरू हो रहा है, इस वजह से इनको 4P's कहा जाता है। और all these elements are interrelated to one another as decisions related to one element affect decision made in other areas। तो कहीं ना कहीं पे ये जो चारों 4P's हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और एक में लिया गया डिसीजन दूसरे को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। हमारे जो मार्केटिंग के फादर कहे जाते हैं फिलिप कोटलर सर, उन्होंने भी कहा है मार्केटिंग मिक्स के बारे में, इट इज़ अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट द फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द बायर्स रिस्पॉन्स। तो उनका कहना है कि ये एक सेट है ऐसे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स का जिसको फर्म यूज़ करके कहीं ना कहीं जो फर्म्स के बायर हैं उनके रिस्पॉन्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो बेसिकली अगर किसी भी इन 4P's में कहीं भी चेंज कर रहे हैं हम, तो जो बायर्स हैं उनके रिस्पॉन्स को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा फिलिप कोटलर सर का कहना है। और अब कंपोनेंट्स इसके देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी 4P's के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसमें है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसको हम लाइन से देखते चलते हैं कि किस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है प्रोडक्ट मिक्स से। प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट इन कंसर्न विद द प्लानिंग, development and manufacturing of the right type of products and services that can satisfy the wants of the consumer। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स जो है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रोडक्ट मिक्स में हम प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की या सर्विस की जो कस्टमर की जो नीड है उनको सही से सेटिस्फाई कर पाए, यानी राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि अल्टीमेटली जाके कंज्यूमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले तो हम प्लानिंग करेंगे कि मतलब किस तरह के प्रोडक्ट हैं, पूरा एक हमारा प्लान बनेगा जिसमें हम सर्वे वगैरह करेंगे, रिसर्च, मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को फाइनली हम जो है डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाना, एक नया प्रोडक्ट निकल के आएगा। जब एक प्रोडक्ट बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, जब तैयार हो गया कि हाँ हमको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देना है, ये नीड को सेटिस्फाई करेगा, इसमें वो सब कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर को चाहिए, तो उसका फिर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं ऐसे प्रोडक्ट का, और वो अल्टीमेटली जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनकी नीड को सेटिस्फाई करता है। हालांकि कस्टमर कंज्यूमर में डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको आगे कभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लाइन से देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन के बारे में क्या है कि नंबर ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कई सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है मार्केट में, और कई बार वो रिलेटेड प्रोडक्ट भी ऑफर करता है।
तो ऐसे केस में जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट लाइन में आ जाते हैं एक तरह से। जैसे कि कोका कोला एक कंपनी है, कोका कोला में आप देखेंगे कि उनके पास कई सारी ड्रिंक्स हैं, जैसे कोक है जिसको हम नॉर्मली जानते हैं, फैंटा है, स्प्राइट है। तो क्या है कि ये सारी जो है सॉफ्ट ड्रिंक हैं, लेकिन जो है इनका फ्लेवर टेस्ट जो है वो अलग अलग तरह से है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गई, रिलेटेड हो गई, क्योंकि सब जो मेन कैरेक्टर है सबका वो सॉफ्ट ड्रिंक का है, बस फ्लेवर चेंज है, तो इस वजह से ये रिलेटेड प्रोडक्ट में आती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सब लोग लैपटॉप के बारे में जानते होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ज़रूर जानते हैं, बिल गेट्स जी की। माइक्रोसॉफ्ट के पास कई सारे जो है प्रोडक्ट हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं। तो मेन कोर क्या चीज़ है, मेन कोर है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कोर जो है सबका वो सेम है। तो MS ऑफिस जैसे हो गया, विंडोज़ हो गए, और भी इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपस में रिलेटेड हैं, और कोर जो है इनका वो सॉफ्टवेयर है, तो इस वजह से ये रिलेटेड प्रोडक्ट हुए। नंबर ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट विड्थ है। प्रोडक्ट विड्थ के बारे में कहा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स। तो कई बार कई कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, तो उनके पास कई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। तो जैसे जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे अलग अलग टाइप के, तो सब प्रोडक्ट ही हो सकता है एक प्रोडक्ट लाइन हो। प्रोडक्ट लाइन मैंने जैसे कि बताया ना कि उनके पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स हुए। अब जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, तो टाटा के पास जो है वो सॉफ्टवेयर का भी काम करती है। TCS जो हो गई, टाटा का साल्ट मसाले इन सब चीज़ों का भी काम है। उसके बाद टाटा जो है गाड़ियाँ भी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो इस तरह से जो टाटा का इंश्योरेंस का भी काम है, टाटा AIG। तो इस तरह से देखें तो जो कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है, और अलग अलग प्रोडक्ट को वो बना रही है। तो प्रोडक्ट लाइन में अगर देखें तो प्रोडक्ट लाइन में एक उनकी आ जाएगी व्हीकल से रिलेटेड, एक आ गई मसालों से रिलेटेड, और एक आ गई उनकी TCS सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एक आ गई इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो सब जो ये हेडिंग है, मेन हेडिंग, इनके अंदर कई सारे प्रोडक्ट होंगे जो आपस में रिलेटेड होंगे। तो हर हेडिंग मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो अभी जैसे हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट लाइन हो गई, तो प्रोडक्ट विड्थ जो है, जो ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये प्रोडक्ट विड्थ हो गई। कितने सारी जो है प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास, वही है प्रोडक्ट विड्थ। अगर आप एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी पे अलग अलग ऐसे लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे जो है वो बढ़ता चला जाएगा चौड़ाई में, विड्थ में, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन। तो इसी वजह से जो इसका नाम है वो प्रोडक्ट विड्थ है। फिर है प्रोडक्ट लेंथ। तो प्रोडक्ट लेंथ में है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मिक्स। बेसिकली एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो जितने सारे प्रोडक्ट बनाती है, सारे प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट्स को मिक्स कर दिया जाए, जितने A to Z उसके पास हो सकता है एक कंपनी। जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं कि व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें मिला के अगर सबको सम अप कर लें, जितने प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है, उन सबकी जो टोटल संख्या हो या नंबर हो वो 100 है। तो यही जो है आपकी प्रोडक्ट लेंथ है कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेंथ लंबाई में आ गया। अगर आप एक लिस्ट बनाने लगो, लिस्ट बनाओगे प्रोडक्ट की, तो क्या है, पूरी लिस्ट लंबी होती जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो आप इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हो प्रोडक्ट लेंथ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रहा है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेप्थ आता है। प्रोडक्ट डेप्थ में है वेरिएशंस इन ईच प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, फ्लेवर और अदर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कई बार आप देखते हो कि प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट हुआ तो उसके कई वेरिएंट हो सकते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि वेरिएशंस इन ईच प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, फ्लेवर और अदर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइज में जैसे अगर आप विम बार का एग्जांपल लो, बहुत कॉमन एग्जांपल है सबके घर में, साइज के हिसाब से अगर देखें तो एक 10 रुपये का भी आता है, 20 का भी आता है, 40 रुपये का भी आता है। तो क्या हुआ कि सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें क्या है, साइज के हिसाब से वेरिएशंस हैं, तो उसको हम डेप्थ कहते हैं। उसके बाद फ्लेवर के हिसाब से आप देख सकते हो कि कई बार अलग अलग फ्लेवर में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद
और भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उनको मतलब अलग कर सकते हो सकता है कोई पाउच में मिल रहा हो, कोई आपको कैन में मिल रहा हो। तो जैसे रिफाइंड लेने जाते हैं तो रिफाइंड में क्या है कि एक बोतल में मिलता है, एक पाउच में मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जो उनको अलग करे। बेसिकली कंटेंट सेम है लेकिन उसकी साइज, फ्लेवर या इस तरह की कोई चीज़ें जो है अलग हैं, तो वो प्रोडक्ट डेप्थ में आपका कंसीडर होता है। और लास्ट है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो इसमें है हाउ क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज द प्रोडक्ट्स लाइन्स आर। बेसिकली इसमें वही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो के प्रोडक्शन उनका जो हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं पहले के कंपेयर में कितने कंसिस्टेंस हैं। मतलब ये कहने का कि अगर आप मिला जुला के समझिए तो जैसे विम बार आप खरीद रहे हैं, तो विम बार जो आप आज खरीद रहे हैं, आज से 10 दिन बाद जो आप खरीद रहे हैं उसमें सेम वो होना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी है वो सेम होनी चाहिए प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर एक जगह, जिससे जो एंड में कस्टमर को पहुंचे मिले वो वही सेम मिले। तो वो प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप कई बार इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हो, बहुत बेसिक। अगर आप लोग कहीं दूध वाले से दूध लेते हो, खुला दूध, तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। जब आप स्टार्टिंग में लेते हो तो बहुत बढ़िया दूध देता है, फिर क्या है धीरे धीरे पानी मिलाना शुरू कर देते हैं। तो आप उनको बोलते हो कि भैया पानी ज़्यादा मिला रहे हो, स्टार्टिंग में जैसे देते हो वैसे नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हो, कंसिस्टेंसी चाहते हो प्रोडक्ट में, जिससे कि क्वालिटी जो है वो एश्योर हो सके। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे है हमारा प्राइस मिक्स, अगला जो है मार्केटिंग मिक्स में। प्राइस मिक्स में देखें तो प्राइस क्या है बेसिकली, इसको पहले हम देख लेते हैं। तो प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसके बदले में क्या है कि कुछ पैसा आप देते हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो एक्सचेंज वैल्यू एक होती है जो डिसाइड होती है और मोनेटरी टर्म में होती है, तो उसी को हम प्राइस कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के हिट होने के लिए कि उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही सही होनी चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हालांकि उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है, उसके ब्रांड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और बाकी कंपनी की कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बाद कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिसाइड करती है। लेकिन जो भी प्राइसिंग हो वो प्राइस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। इसके साथ ही साथ प्राइसिंग पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर हमारा एक बार में किसी प्रोडक्ट की पेमेंट करने को नहीं तैयार हो पाता है, तो हमारे पास कैसी कैसी पॉलिसीज़ हैं और किस तरह से वो पेमेंट करना चाहता है, ये सारी पॉलिसीज। जैसे पेमेंट का ही आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चेक और ईएमआई, इन सब में भी आप प्राइसिंग क्या रखते हो। जैसे कई बार आप देखते हो कि क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा परसेंटेज लग गए तो प्राइसिंग वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की चेंज हो गई, ईएमआई पे एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता वहाँ पे चेंज हो गई। लेकिन कई बार कंपनीज फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखोगे नो कॉस्ट ईएमआई भी सपोर्ट करती हैं। तो ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से प्राइस को रखते हो। और जनरली आज के टाइम में कंपनीज चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट जब बिकें तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ को कंज्यूमर के हिसाब से रखना चाहती हैं। इन केस अगर कंपनीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं, उनको अपनी सेल को बहुत पुश करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ में जैसे कि मैंने बताया ना कि इंटरेस्ट वगैरह वो चार्ज कर सकते हैं जैसे ईएमआई पे। और कुछ कंपनीज जिनको प्रोडक्ट अपना सेल करना है, उनको सेल बढ़ानी है, उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो नो कॉस्ट ईएमआई जैसी चीज़ें भी वो दे रहे हैं। तो जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टर्म्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी आप किस हिसाब से देख रहे हो, डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है या कस्टमर को खुद आके लेना पड़ रहा है, या आप वो आ रहा है आप उनके घर तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो कहीं ना कहीं पूरा डिलीवरी का प्रोसीजर है वो किस तरह से है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है। और प्राइसिंग डिलीवरी में और भी चीज़ें आती हैं प्राइसिंग के साथ साथ, जैसे कि फुल पेमेंट के बाद आप डिलीवर करोगे, हाफ पेमेंट के बाद डिलीवर करोगे, या कुछ टोकन मनी के बाद आप डिलीवर करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइस मिक्स में आती हैं। बेसिकली प्राइस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो सब कुछ प्राइस मिक्स में आती हैं। और कस्टमर को कितना रिबेट देना है, डिस्काउंट देना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, ये सब कुछ इसी एक प्राइस पॉलिसी, प्राइस मिक्स में ही सब डिसाइड होता है।
और प्राइस मिक्स आज की डेट में प्रोडक्ट तो आप बेसिकली अच्छा बनाओगे ही, हर कंपनी सोचती है। प्राइस मिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेल को बढ़ाने में। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, एग्जांपल ले लो उनका, और आप सबसे अच्छी चीज़ है आप फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हो, अमेजन पे जाके देख सकते हो। प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से आप देखोगे कि कैसी कैसी प्राइसिंग पॉलिसीज अवेलेबल हैं। अब आगे हम देखते हैं प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के बारे में है, एक्टिविटीज़ दैट नीड्स टू बी परफॉर्म टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें बेसिकली ओनरशिप जो है प्रोडक्ट की वो कंपनी से कस्टमर को ट्रांसफ़र की जाती हैं। और क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें है टू मेक गुड्स अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। गुड्स को जो है सही समय पे सही जगह कस्टमर को अवेलेबल कराना, ये भी डिसाइड होता है। फिर डिसीजंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू बी एम्प्लॉयड, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना है। तो अब इसको हम ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आगे। ये तो डेफिनेशंस हो गई। प्लेस मिक्स में जो चीज़ें हम देखते हैं वो पहले क्या है, प्लेस मिक्स में ये हो गया कि जो ओनरशिप होगी गुड्स की वो कंपनी से कस्टमर को ट्रांसफ़र होनी है, ये हमने देख लिया। कैसे ट्रांसफ़र होनी है अब ये देखते हैं। सबसे पहले तो गुड्स कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो है हम सिस्टम देखेंगे कैसा है, और कंपनी कौन सी चीज़ों को अपना रही है, जैसे किस तरह डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है, होलसेलर रिटेलर चेन के थ्रू जा रही है, एजेंट के थ्रू जा रही है, या किस तरह कंपनी जा रही है। पहला तो ये सिस्टम देखे। मान लीजिए फिर जहाँ पे भी प्रोडक्ट पहुँच रहा है, प्रोडक्ट को पहुँचने के बाद प्रोडक्ट कस्टमर को राइट टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट प्लेस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब आज की डेट में आप जब इस चीज़ को एग्जांपल से समझने की कोशिश करोगे, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका फ्लिपकार्ट या अमेजन है, या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्या कर रही हैं आप, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो उसमें सीधे आपको एक एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होता है, डेट होती है कि इस डेट पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप उसको लाइव ट्रैकिंग उसकी अवेलेबल होती है कि आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ पहुँचा, किस वेयर हाउस में पहुँचा, आपके घर के पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, और जब ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये प्लेस मिक्स के ही अंडर है कि प्रोडक्ट कब कैसे कस्टमर को कहाँ डिलीवर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और किस चैनल के थ्रू डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें कंपनी इसमें डिसाइड करती है। उसके बाद और भी सारी चीज़ें, कई बार कंपनी सोचती है कि डिस्प्ले वगैरह का भी एक सिस्टम होता है शोरूम पे, उस सब चीज़ों के बारे में भी डिसाइड किया जाता है, जिससे कि कस्टमर जाएँ तो कई बार कस्टमर कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के पहले वो देखना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर टेलीविज़न खरीदने जाओ, एलईडी, आप शोरूम में जब बहुत सारी एलईडीज़ लगी होती हैं और वो चल रही होती हैं, तो क्या है, एक तरह से डिस्प्ले है, वो कंपनी डिस्प्ले कर रही है आपको पहले कि आप क्वालिटी देख लो, मैच करा लो, कंपटीटर से आप देख लो क्वालिटी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट परचेज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी जो है प्लेस मिक्स में डिसाइड करती है। प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है कस्टमर तक, किस टाइम पे पहुंचाना है, डिस्प्ले की क्या चीज़ें हैं, किस चैनल के थ्रू पहुंचाना है, क्या टाइमिंग होगी, और किस तरह से ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लेस मिक्स में आ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि 4Ps में लास्ट जो है वो प्रमोशन मिक्स है। और प्रमोशन मिक्स बेसिकली है मीडियम थ्रू विच बिजनेस कैन कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स। प्रमोशन मिक्स है कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कस्टमर के पास, कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, एक मीडियम है। क्योंकि कस्टमर से कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना कम्युनिकेशन किए जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से कस्टमर को डिफाइन नहीं कर पाएगी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, उसके फीचर्स नहीं बता पाएगी, तो कस्टमर इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। तो एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए कंपनी कस्टमर से कम्युनिकेट करती है और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। पहले तो जो एकदम नॉन पोटेंशियल कस्टमर है उनको पोटेंशियल कस्टमर में, और पोटेंशियल कस्टमर को फिर कस्टमर में बदलने की एक कोशिश होती है इस पूरे पार्ट में। इट कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नेमली, और इसमें कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनके जो नाम है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब आप सीधे से जानते हो कि प्रचार जो होता है किसी भी मीडियम पे, आप जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट देखते हो रेडियो पे, टीवी पे, या कहीं पे भी, यूट्यूब पे, हर जगह।
फिर पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक के साथ कंपनी का रिलेशन कैसा है। जो भी कंपनी है वो कई बार पब्लिक से रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करती है, और पब्लिक रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हो सकता है कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू या कुछ अपना ब्रांड इमेज के थ्रू वो पब्लिक रिलेशन बना ले। आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू पब्लिक रिलेशन बहुत तरह से बनते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है। जिस भी तरह से हो पब्लिक से रिलेशन कंपनी का अच्छा हो। पर्सनल सेलिंग फिर है। पर्सनल सेलिंग का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल को जाके किसी एक पर्सन को पर्सनली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना। फिर सेल्स प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन में कई बार हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गए और फ्री सैंपल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें कंपनी जो है जब डिस्ट्रीब्यूट करती है। डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। अब तो ये बात हो गई 4 P's की। अब 4 P's के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा से ट्रेडिशनल हो गई हैं और ये मार्केटिंग मिक्स में स्टार्टिंग से रही हैं। अब जब सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस काफ़ी बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है काफ़ी डोमिनेंस, तो कुछ लोगों का मानना है कि कुछ नए पीस भी इमर्ज हुए हैं, और वो नए पीस 3 एडिशनल पीस हैं जिनको हम 3 P's कहते हैं। वो सर्विस सेक्टर के डोमिनेंस के बढ़ने के बाद मार्केट में आ गए हैं, और इनका जो नेम है 3 P's का, ये है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये जो 3 P's हैं ये एडिशनली ऐड हुए हैं, जिसको आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे हो सकता है पूछा जाए 7 P's क्या हैं। 7 P's का मतलब 4 P's जो हमने अभी पढ़े और 3 P's क्या हैं, या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि 3 P's क्या हैं, तो आपका ये पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस आपका उसमें काउंट होगा। अब देख लेते हैं कि ये 3 P's क्या हैं। तो 3 P's के बारे में हम इंडिविजुअली चलिए देखिए पढ़ते हैं। तो पीपल, सबसे पहला पीपल आता है। एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेल्स पर्सन। द जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर अबाउट सर्विस प्रोविजंस एंड डिलीवरी आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं जब आप देखते हो, जो भी जब सर्विस सेक्टर की बात हम करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में कोई एक ऐसा नहीं है कि एक आदमी की वजह से सर्विस अच्छी होती है। सर्विस सेक्टर को जब हम बात करते हैं तो उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सबकी मिलके जो एफर्ट होती है वो कहीं ना कहीं सर्विस को अच्छा बनाती है। तो पीपल जो है, पीपल बेसिकली जितने एम्प्लॉय हैं जो कुछ भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ को मिला दिया जाता है, तो पीपल कहा जाता है। तो करंट सिनेरियो में ये जो पीपल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम एक एग्जांपल लें तो सिम कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। पहले के हिसाब से अगर देखें तो सिम कार्ड आप खरीदने गए बस वहीं से मतलब है, लेकिन नहीं, अभी जब से सर्विस सेक्टर आ गई, ये सर्विस सेक्टर का एग्जांपल है। आप देखोगे सिम कार्ड में आप सिर्फ सिम कार्ड खरीदने के प्रोसीजर को आप नहीं देखते हो, बल्कि उसका तो कोई मतलब भी नहीं होता ज़्यादा। आप मेन चीज़ जो देखते हो वो होती है उसकी क्वालिटी कैसी है, सिग्नल कैसा है, कॉल क्वालिटी कैसी है, बाकी कस्टमर का सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो और ये सारी चीज़ें कोई एक आदमी आपको नहीं देता है। सिग्नल कैसे आ रहा है ये आप जानते भी नहीं हो कि कौन कौन आदमी उसके पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के जो इंजीनियर हैं, सिग्नल इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उसके पीछे काम कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट के पीछे एक पूरी टीम अलग है, वो काम कर रही है। तो अगर आप सिम कार्ड का एग्जांपल लो तो यस, आप कह सकते हो कि जितने भी एम्प्लॉय हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब मिल के एक सर्विस को जो है अच्छा बना रहे हैं, और हर एक आदमी डायरेक्टली इन्वॉल्व है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो पीपल हैं आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहा भी जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से हायर करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए पीपल को, जिससे कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। अब अगला जो है वो है फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस में कहा जाता है द स्पेस बाय विच अ कस्टमर इज सराउंडेड व्हेन ही कंज्यूम द सर्विस। फिजिकल एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ें। तो आप जब कोई भी सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, तो जो पूरा एनवायरनमेंट है, जैसे आप सराउंडिंग में जो आपके है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल एविडेंस में। जैसे आप एक वो छोटा बेसिक एग्जांपल ले सकते हो जो हर इंसान उसको फेस करता ही करता है। आप सैलून का एग्जांपल ले सकते हो। सैलून में जब आप जाते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सैलून में आप सैलून में जब जाते हो तो क्या देखते हो, एक सर्विस आप लेने जाते हो, आप प्रेफर करते हो पैसे से ज़्यादा। कई बार होता है कि आप देखते हो कि कहाँ थोड़ा साफ़ सफाई है और लाइटिंग ठीक है, सीटिंग अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा एम्बियंट है,
आप इसको अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हो, जहाँ अच्छा होता है आप वहाँ पे जाते हो, लेआउट कैसा है, तो इस तरह की चीज़ें आप देखते हो। कई बार जब आप हायर प्राइस की सर्विसेज कंज्यूम करते हो तो आप ब्रांड कॉन्शियस भी होते हो, उनके साइन सिंबल ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान देते हो। तो फिजिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये एक कहा भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रू है इस केस में। फिजिकल एविडेंस में आप इसको बेसिक आप खुद रिलेट कर पा रहे होगे। आप कई बार दुकान पे भी जाते हो कुछ प्रोडक्ट को खरीदने, तो आप देखते हो कि जहाँ हाँ भाई कपड़ा खरीदने गए तो आप ऐसी दुकान पे जाओगे जो ठीक है, अच्छी जगह सिचुएटेड है, थोड़ा लाइटिंग कंडीशन अच्छी है। आप ऐसी जगह नहीं जाओगे बदबूदार एरिया हो और लाइटिंग एकदम ना हो, तो इस तरह की दुकान पे आप भी जाने से बचोगे। तो इसलिए इसमें देखिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मेल, म्यूज़िक, नॉइस, ये सारी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर पा रहे होगे जब आप किसी सर्विस को कंज्यूम करने जाते हो। तो फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस है। प्रोसेस हमारा सबसे ज़्यादा फेमस महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया है कि रिजल्ट नहीं, प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रोसेस के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। द सिस्टम यूज्ड टू डिलीवर द सर्विस टू द कंज्यूमर्स, इट इंक्लूड्स द प्रोसीजर अडॉप्टेड एंड द रूटीन एंड मैकेनिज्म यूज्ड विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हम कुछ ऐसी सर्विसेज को करते हैं जिसमें प्रोसीजर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना कंटिन्यूअसली अच्छी सर्विस को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर देखोगे, एटीएम कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। एटीएम कार्ड अगर एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी के पास एक ट्रैक होता है, उनके पास एक प्रोसीजर होता है, वो चलता रहता है कि उनके पास एक ईमेल जाएगा, उनके रिमाइंडर में आएगा, वो आपका नया उसको क्रिएट करेंगे, आपको भी नोटिफाई करेंगे, फिर वो आपको सेंड करेंगे और आपके घर पे आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रोसीजर है, वो फॉलो कर रहे हैं जिससे कि जो सर्विस है वो चल रही है। और भी प्रोसीजर हैं, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, यूपीआई यूज़ करते हो, पेमेंट का कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हो, तो उसमें आप देखोगे उनका एक बैकएंड पे एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस चल रहा है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जिस वजह से आपकी सर्विसेज हमेशा अच्छे से चलती हैं। कई बार आपके पास मैसेज आता है कि इतने टाइम से इतने टाइम आज सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी ड्यू टू मेंटेनेंस। तो क्या है, एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि कस्टमर का जो एंड है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो अच्छे से मिले, और जो उनका जो पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहे। तो प्रोसेस में हम इस चीज़ को लेते हैं। तो हमने इस तरह से 7 पीस 4 पीस प्लस 3 पीस को डिस्कस कर लिया है। अब आगे एक नया कॉन्सेप्ट आया है। नया क्या, थोड़ा पहले का ही कॉन्सेप्ट है, इसको अब और जब से कस्टमर सेंट्रिक हो गया है मार्केटिंग, तो इनको अब हम कंसीडर करने लगे हैं। तो इसमें है 4 सीज, ये पी नहीं है, सी है, सीज है। तो इसमें क्या 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 चीज़ें आती हैं उसको हम आगे देख लेते हैं। तो पहला इसमें है, या हम देख लेते हैं, पहले चारों नाम देख लेते हैं। तो कस्टमर सल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ये 4 चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कस्टमर सल्यूशन के बारे में। तो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू फाइंड आउट व्हाट कस्टमर्स वांट, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग कस्टमर सल्यूशन enables business organization in creating and bringing those products and services to the market that have superior value in eyes of consumer। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले जो कस्टमर को सल्यूशन देना है, कस्टमर को सल्यूशन क्या देना है, कस्टमर की जो भी नीड्स हैं उस नीड को सेटिस्फाई करना अपने प्रोडक्ट के थ्रू ही एक सल्यूशन है। तो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा जो है कस्टमर सल्यूशन पे फोकस करें और एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को लेके आए मार्केट में जो हमेशा कस्टमर को बाकी के कंपेयर में एक सुपीरियर वैल्यू दे और उनकी नीड्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। आप अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करने की कोशिश करती हैं, वो हमेशा से यही करती हैं कि वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पूरी तरह से समझने की कोशिश करती हैं और फिर एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आती हैं जिसके ज़रिए वो अपने कंपटीशन से अच्छा जो है वो आपको सर्व कर पाएँ, आपकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर पाएँ, आपकी प्रॉब्लम का एक अच्छा सल्यूशन लेके आ पाएँ। तो इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा इस तरह से लगी रहती हैं। तो ये होता है कस्टमर सल्यूशन, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है या जो नीड है उनको सेटिस्फाई करना, उसके लिए एक सल्यूशन लेके आना। इस चार्ट को अभी हम बाद में देखेंगे। फिर कस्टमर कॉस्ट आता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो कभी भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए,
बल्कि उनको जो है कस्टमर वैल्यू पे ध्यान देनी चाहिए। और हमको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हम जिस भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो कस्टमर के लिए हमेशा वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं तो पहली जो चैप्टर है उसमें हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में। तो वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। कई बार हम कहते हुए सुनते हैं कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। वो वैल्यू फॉर मनी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जितना पैसा चार्ज कर रहा है, प्रॉफिट उसमें भी कमा रहा है, लेकिन कस्टमर को भी अच्छा लग रहा है कि वो जितने पैसे दे रहा है उसमें वो पूरा वसूल कर रहा है। पैसा वसूल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर से कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है और वो मजबूरी में प्रोडक्ट तो ले रहा है लेकिन उसको पैसे की बर्बादी लग रही है या एक्स्ट्रा पेमेंट उसको लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है नहीं है। जब आप एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं, उसी मनी में आप उसको ऐसी वैल्यू देते हैं जो उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रही हैं, वो खुश है, तो वो हमारा कस्टमर कॉस्ट है। कस्टमर कॉस्ट को हम ऐसा रखें कि उसकी वैल्यू को हमेशा बढ़ाए कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है। फिर कन्वीनियंस है। तो कन्वीनियंस का है कि कितने आसानी से कोई कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पा रहा है और साथ ही साथ उसको परचेज जो करना है वो कितने आसानी से कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहा है। जैसे कि आप कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिए लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं पता है या उनको ढूंढना है, वो बेचारे परेशान है, इंटरनेट पे सही जानकारी नहीं मिल रही है, किसी दुकान पे नहीं मिल रही, तो ऐसे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं। या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो मान लीजिए जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल हो गई, लेकिन अब आप उसको ऑनलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप उसको मार्केट में ढूंढ रहे हो, कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में कन्वीनियंस जो है, जो परचेजिंग कन्वीनियंस है वो बहुत बेकार है। तो वो एकदम आराम से खरीद ही नहीं पा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, वो परेशान है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो उसको आसानी से, चाहे कंपनी अपनी वेबसाइट पे दें या किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या लोकल शॉप्स के थ्रू, किसी भी तरह से। वो कंपनी की जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी को अवेलेबल कराए और साथ ही साथ जो हमारे कस्टमर की परचेज, जिस कस्टमर को परचेज करना है उसको कन्वीनियंट तरीके से वो प्रोडक्ट को अवेलेबल कराए। मीडियम कोई भी हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ कस्टमर बाइज। और कंपनी के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि वो जाने कि कस्टमर उसके किस तरह से परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑफलाइन खरीद रहे हैं, किस तरह से किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। जैसे टाटा कंपनी का एग्जांपल फिर लेते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि लोग नमक उसका किस तरह खरीद रहे हैं और गाड़ी किस तरह खरीद रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। नमक आप जो शोरूम में खरीदने नहीं जाओगे, नमक आप इतना छोटी वैल्यू, इतनी छोटी प्राइस का आइटम है उसको आप अगल बगल की शॉप से ही ले सकते हो। लेकिन व्हीकल क्या है, व्हीकल आप खरीदने जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है और सारी डिटेल्स चाहिए होती है और चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है। तो प्रोडक्ट के बारे में कंपनी को पता होना चाहिए कि कस्टमर किस हिसाब से उसको परचेज कर रहा है। फिर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बनाने के लिए कस्टमर से। हमेशा कंपनी को जो है टू वे कम्युनिकेशन जो है डेवलप करना चाहिए। कई बार कंपनी जो होती हैं वो टू वे कम्युनिकेशन डेवलप ना कर पाने की वजह से पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं, उनके प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन कंपनी का एग्जांपल लें तो उसमें क्या है, एक टू वे कम्युनिकेशन की ही चीज़ होती है। जैसे कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पास आप रिव्यू जब कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से खरीदिए वहाँ रिव्यू कर रहे हो, ऑफलाइन में आप रिव्यू कर रहे हो या सर्विस सेंटर पे आपको कोई दिक्कत आई वहाँ पे आप जा रहे हो तो डायरेक्ट वो फीडबैक ले रही है। एक टाइप से ये टू वे कम्युनिकेशन ही हुआ। कंपनी जो है देख पा रही है कि क्या कमी है और जो कमी होती है कई बार हम देखते हैं अपडेट आता है, अपडेट में वो उन कमियों को सुधारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कंपनी का एक तरह से कम्युनिकेशन है। अब ये मत कहना आप लोग कि भाई कंपनी का एमडी जो है या सीईओ हमारे पास सीधे नहीं आया, हमसे बात नहीं किया, टू वे कम्युनिकेशन नहीं, ऐसा नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब हमारा बेसिकली सिर्फ यही होता है कि आपकी जो मैसेज है वो उन तक पहुंच जाए, उनका जो मैसेज है आप तक पहुंच जाए। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उन तक पहुंची, उन्होंने अपडेट लाया, अपडेट के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आप तक वो मैसेज वापस पहुंचाया, तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बनाने के लिए। और जब कहीं भी टू वे कम्युनिकेशन होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, इमेज है, वो अच्छी बन जाती है। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेटजिक
मार्केटिंग प्लानिंग कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं चार्ट जो हमने छोड़ दिया था। कस्टमर सोल्यूशन जो है प्रोडक्ट के थ्रू जो है कंपनी प्रोवाइड करा देती है। कस्टमर का कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस से रिलेटेड है। कन्वीनियंस आपका जो है प्लेस से रिलेटेड है। और प्रमोशन जो है टू वे कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, जैसे कि मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू। तो ये चीज़ें आप इसको 4P से 4Cs को रिलेट कर सकते हो। ये चार्ट अगर आप देख लोगे तो काफ़ी हद तक आपको याद आ जाएगा, इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं बाकी चीज़ें। अब हमारे पास है स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रेटजी से जैसे कि पहले ही क्लियर है कि कुछ नीति बनाना, कुछ योजना बनाना। तो इसमें कंपनी एनालाइज करती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। अब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो बातें हैं ये अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब थोड़ा सी ब्रीफ में जान लेते हैं। इंटरनल का मतलब हो गया कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल का हो गया जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं और उसको सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी को नहीं, कई बार जो है पूरे इंडस्ट्री को भी इफेक्ट करते हैं। तो एनालाइज करना है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और सिर्फ एनालाइज ही नहीं करना, एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ इवेलुएट करना कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च करना, और फिर देखना कि टारगेट मार्केट कैसी है हमारी। इन सब चीज़ों के बारे में आप ये सारे काम करेंगे। आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इवेलुएट करना कि मार्केट आगे कैसे जा सकती है, कैसे नहीं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस कैसे बदल सकता है, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इस तरह की हमको रिसर्च करना होता है। और ये सारी रिसर्च हम करते हैं जो टारगेट मार्केट हमारी होती है उससे रिलेटेड रिसर्च हम बेसिकली करते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद हम एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। एक ऐसी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कि जो इन सारी जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनसे रिलेटेड हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की ओर ले जा सकें। कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा जो है पॉजिटिव हो बिजनेस के लिए बेसिकली। और उसके बाद जब ये स्ट्रेटजी हम बना देते हैं तो स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर हम उसका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भैया ये जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं काम कर रही है। और लगातार इस चीज़ को हम देखते रहते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो स्ट्रेटजी में उस हिसाब से हम अपना थोड़ा चेंज करते हैं। और कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखे। वो देखे कि कस्टमर क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी को बनाए। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मार्केट पे चल रहे हो। कस्टमर को चाहिए कि वो ऐसा प्रोडक्ट चाह रहा है कि जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो। अब आप उसको जो है ड्यूरेबिलिटी की जगह बाकी सब दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है कस्टमर के एंड पे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी उसकी नीड्स को, तो वो उस प्रोडक्ट से दूर रहना चाहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए कि वो देखे कि कस्टमर जो है क्या चाह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लान के लिए स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप होती हैं, तो कई तरह से हैं, जैसे 3 इसमें दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर देते हैं। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसमें हम बेसिकली बता दे रहे हैं कि मार्केट को कई हिसाब से डिवाइड कर देना, जिससे कि टारगेट करना इजी हो कस्टमर को। और ये किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो ये जियोग्राफिक हो सकता है, मतलब रीजन बेसिस पे, एरिया बेसिस पे, डेमोग्राफिक हो सकता है, साइकोग्राफिक हो सकता है, बिहेवियर पे, और भी बहुत सारे होते हैं जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बेसिस में मार्केटिंग सेगमेंटेशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रोफाइल दी मार्केट सेगमेंट। अब ये अलग अलग सेगमेंटेशन तो हमने कर दिया। सेगमेंटेशन के बाद हमको इन सब सेगमेंट की प्रोफाइल बनानी होती है, और उसमें हम एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, कि हमको रेवेन्यू कितना मिल सकता है किसी पर्टिकुलर जो है सेगमेंट से, या मार्केट शेयर पोटेंशियल कितना है, कौन सा जो है हमारा सेगमेंट मार्केट कैप्चर कर सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल हम देखते हैं फिर किस में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। अब जैसे कि इन दोनों को हम आपको अगर रिलेट करके बताएं एक एग्जांपल के थ्रू, तो मान लीजिए आपने डेमोग्राफिक के अंदर आता है हमारा
कि हमने एज ग्रुप के हिसाब से किसी प्रोडक्ट को बांट दिया। अब एज ग्रुप के हिसाब से मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में सबसे ज़्यादा यूथ है, यूथ ही खरीद रहे हैं और यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर हमने डिवाइड किए डेमोग्राफी में तो वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर उनके अंदर पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि यूथ की जो पॉपुलेशन मान लीजिए 100 में से 80 या 70 जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो यूथ ही हैं। तो अगर हम उस 70-80 को कैप्चर कर पा रहे हैं तो वो मार्केट शेयर पोटेंशियल है, हम मार्केट शेयर जो है हमारा वो बढ़ सकता है। रेवेन्यू पोटेंशियल हो गया, रेवेन्यू पोटेंशियल भी इसी तरह हम देख सकते हैं। मान लीजिए इसी में कि मार्केट शेयर जो हमारा है, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू का पोटेंशियल है, लोग खरीदेंगे। फिर प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी का हम कहीं ना कहीं अगर बिहेवियर से देख लें या साइकोग्राफिक से देख लें, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दें जिसको लोग लेंगे ही लेंगे, वो पागल हैं, उनको प्राइसिंग से नहीं मतलब है। लोग कहा जाता है ना कुछ प्रोडक्ट के पीछे लोग पागल हैं, एकदम दीवाने हैं, जैसे एप्पल का है, लोग उसके लिए क्या है, एक उनका बिहेवियर है या जो भी आप कहो कि उनको चाहिए ही चाहिए बस। तो वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारा जो है, प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल ऐसे प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है जिसको लोग लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ फीचर्स और एनीथिंग, बस वो ब्रांड इमेज है तो इस वजह से लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल वहाँ पे बहुत होता है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, डेवलप अ मार्केट सेगमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब उसके बाद हमको ये देखना होता है कि कौन सी मार्केट सेगमेंट की स्ट्रेटजी हमारे लिए काम करेगी। कई सारी हैं, जैसे इसमें दिया है कंपनी कौन से अडॉप्ट कर सकती है। हमको देखिए मार्केट लीडर बनना है या प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन करना है। तो जैसे मार्केट लीडर खुद को बनाना है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करनी है, सबसे ज़्यादा शेयर करने हैं, या हमको प्रोडक्ट लाइन जो है उसको एक्सटेंड करना है। फिर है मास मार्केटिंग और टारगेट मार्केटिंग। हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे कि हमको मास मार्केटिंग करनी है, टारगेट मार्केटिंग करनी है। मास मार्केटिंग का मतलब हो गया जब हम बहुत ही कॉमन टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि साबुन हो गए, शैम्पू हो गए, तो इस तरह की चीज़ों का हम मास मार्केटिंग करते हैं, जो बहुत डिफरेंस नहीं है, कॉमनली सब कोई उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी केस में मास मार्केटिंग होती है। टारगेट मार्केटिंग का होता है जहाँ हमको पता है कि हमको किसको जो है टारगेट करना है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड की सेल के लिए हम ईमेल के थ्रू सिर्फ अपने जो हमारे रिलेटेड या लिमिटेड कस्टमर हैं, हम सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के पास मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल्स, तो ये कि हम पर्सनल सेलिंग पे ज़्यादा, डायरेक्ट सेल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या इनडायरेक्ट सेल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो ये था आज का चैप्टर, और थोड़ा सा लंबा तो हो ही गया, 42 मिनट का ऑलमोस्ट। तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि जो क्लासरूम होता है उसमें भी 45 to 55 मिनट्स की क्लासरूम का होता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि कंटेंट अच्छा से अच्छा जाए। टाइम पे ना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।